किस देश में आरंभ की गई थी, यानी सबसे पहले संसदात्मक सरकार, क्या कहा गया है, संसदात्मक सरकार, समझिएगा इसका अर्थ, संसदात्मक सरकार। अगर बात करें संसद, संसद किसे कहते हैं, तो साथियों संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कभी पूछा जाए संसद में कितने सदन है, तो आप क्या कहोगे, एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए अंग कितने होते हैं, तो साथियों अंग में और कौन जुड़ जाता है, राष्ट्रपति जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, राष्ट्रपति जुड़ जाता है। तो ये जो संसदात्मक सरकार है, ये किस देश से सबसे पहले इसका विकास सबसे पहले किस देश में हुआ, तो साथियों इसका विकास सबसे पहले किसमें हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में माना जाता है। लगभग 1707 से 1800 के बीच, इसके बीच माना जाता है। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। यानी अगर बात करें, कहा गया है केंद्र सरकार एक तरफ क्या होगी, केंद्र सरकार होगी। केंद्र सरकार क्या करेगी, संघ के लिए शासन करेगी, यानी संघ के लिए कानून बनाएगी, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें राज्य सरकार के विषय में, तो राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार साथियों कानून बनाती है किसके लिए, राज्य के लिए बनाती है। अब अगर हम बात करें केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार, इन दोनों को प्राधिकार कौन देता है, तो इन दोनों को प्राधिकार मिलता है हमारे संविधान से। किससे, हमारे संविधान से। केंद्र सरकार के लिए जो कानून बनाएगी वो हमारी मुख्यतः संसद होगी, और जो राज्य सरकार के लिए बनाएगी वो कौन होगी, वो होगी हमारी विधान मंडल। कौन होगी, विधान मंडल। इनको अधिकार किससे मिलते हैं, भारत के संविधान से मिले हैं। जो हमारे संविधान में लिखा है ठीक वैसे ही शासन होता है। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा साथियों, पहला विकल्प सही चला जाएगा। पहला विकल्प आपका सही जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो तो क्लियर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सब कुछ क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये प्रश्न तो बहुत सरल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या। एक आरे, आरे आपने देखे होंगे प्राचीन काल में किस तरह से आरे होते हैं। आरे क्या होते हैं, जिनमें सामान रखते थे। लेकिन इन आरों की बात नहीं कर रहा है, ये आरे की बात कर रहा है। किसके विषय में बात कर रहा है साथियों, चक्र के विषय में बात कर रहा है। किसके विषय में बात कर रहा है, चक्र के विषय में बात कर रहा है। ये क्या है, ये है चक्र, अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र। तो ये किस पट्टी में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये साथियों श्वेत पट्टी के बीच में है। श्वेत पट्टी के बीच में है। किस रंग से है, नीले रंग का बना हुआ है। कितने इसमें तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। जो किसको दर्शाती हैं, ये चक्र किसको दर्शाता है, तो साथियों प्रगति की ओर, यानी प्रगति की ओर चलो, लगातार मेहनत करते रहो, इससे संबंधित है। तो इसमें कितनी तीलियां हैं, तो राइट विकल्प जाएगा आपका बी, 24। अगला प्रश्न कहता है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए हुआ क्या था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, किसकी बात कर रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, इनको साथियों बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष। क्या बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद क्या था, 11 दिसंबर, क्या था, 11 दिसंबर था। और 11 दिसंबर 1946 यानी ठीक 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद की घटना है। जब 9 दिसंबर को हंगामा हुआ था, तो उसके ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई। इसमें साथियों राजेंद्र प्रसाद को, किसको, राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके यानी पहली बैठक कब हुई थी, 9 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 को हुई थी। और तीसरी बैठक साथियों हुई थी 13 दिसंबर। कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन की बात करें
तो इस दिन साथियों हम नेहरू जी ने क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में क्या कहा गया, प्रस्तावना के नाम से जाना गया। किसके नाम से, प्रस्तावना के नाम से जाना गया। तो लिखा है चुने हुए स्थायी अध्यक्ष के विषय में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यही प्रश्न पिछली बार हमारे सुपर टेट के एग्जाम में आया था, है ना, सुपर टेट के एग्जाम में आया था। तो याद रखिएगा, हालांकि अब नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। लिखा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया। जैसे ही बात आती है अंगीकृत की, किसकी, अंगीकृत की बात आती है, तो अंगीकृत, देखिए अंगीकृत मतलब अपनाया गया। क्या कहा गया, अपनाया गया, या इसी को कहा गया स्वीकार किया गया। क्या कहा गया, स्वीकार किया गया। अंगीकृत, अंगों को कृत कर लिया गया, मान लिया गया, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ लेकिन कुछ अंगों को उसी दिन से अपना लिया गया, उसी दिन से स्वीकार कर लिया गया। तो हमारा संविधान साथियों 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था, पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और ये लागू कब किया गया, लागू किया था साथियों 26 जनवरी 1950, है ना, ये याद रखिएगा। और अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 राइट हो जाएगा। इस दिन साथियों हमको स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए हम इसको स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अभी हमने आपको 3 डेट बताई थी। एक तो पहली डेट बताई थी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुए, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। कौन, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी जो सभा हुई थी कब, 2 दिन बाद 11 दिसंबर, उस दिन क्या हुआ था, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तीसरी बैठक कब हुई थी, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर, और उस दिन क्या हुआ था साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा, जे.एल. नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जे.एल. नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. नेहरू, बी.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो हो जाएगा जे.एल. नेहरू। क्या हो जाएगा, जे.एल. नेहरू। अगला प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है भारत की स्वतंत्रता का समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। यानी जब हमको स्वतंत्रता मिली, तो भैया हमको स्वतंत्रता कब मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस समय साथियों, इस समय की बात करें तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यानी जो बुद्ध ने प्रवचन दिया, बुद्ध ने जो बात कही, पहली बात, वो कौन सी है। तो प्रथम प्रवचन इनका क्या कहलाता है। पहला है महानिष्क्रमण, ध्यान दीजिएगा, संबोधि, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन कहा जाता है ना, तो गलत टाइप है। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा क्या हो गया,
यहाँ पर देखिए सारनाथ में बुद्ध का उपदेश। अब देखिए आप क्या करते हो, किसी चीज को दूसरे के साथ कोरिलेट कर लेते हो, यानी जो चीज जिसके साथ कोरिलेट हुआ करे उसी के साथ कोरिलेट किया करो। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा महानिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब निष्क्रमण होना यानी निकलना। तो जब ये घर से बाहर गए थे, घर से बाहर गए थे अपना घर छोड़कर, वह घटना महानिष्क्रमण कहलाती है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह घटना संबोधि कहलाती है। जब इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। और साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें तो इनका उपदेश देना, इनका उपदेश देना क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा है 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था। क्या लिखा है, फोर्ट विलियम। तो साथियों फोर्ट विलियम जो था वह कहाँ था, कलकत्ता में था। कहाँ था, कलकत्ता में था। और अगर बात करें 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में वो जो उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो उसका प्रेसिडेंट था साथियों चार्ल्स अय्यर। कौन था, चार्ल्स अय्यर था, है ना। इसने बहुत ज्यादा भर्तियां की थी, बहुत ज्यादा भर्तियां की थी अपनी सेना में भारतीयों की, अपनी सेना में भारतीयों की, और उनके साथ दुर्व्यवहार बाद में हुआ था। तो याद रखिएगा राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, सर चार्ल्स अय्यर, सर चार्ल्स अय्यर। ठीक है, आगे देखिएगा कहता है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला काबुल, दूसरा दिल्ली, तीसरा भारती, चौथा फुलदाबाद। तो साथियों अगर हम बात करें मुगल बादशाह हुमायूं की, किसकी, मुगल बादशाह हुमायूं की, तो हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जबकि अगर हम बात करें बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा है काबुल में। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी, किसकी, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो साथियों सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में है। इसका विकल्प क्या चला जाएगा, पहला विकल्प सही, सॉरी बी विकल्प सही चला जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया। देखिए अगर हम बात करें जो मीर कासिम था वो किस से रिलेटेड होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों सिराजुद्दौला का तो आपने नाम सुना होगा, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा। ठीक है, सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें तो ये किस से रिलेटेड थे, तो ये बंगाल से रिलेटेड थे। कहाँ से, बंगाल से रिलेटेड थे, बंगाल के नवाब थे। कौन थे, बंगाल के नवाब थे। अब बात ध्यान से सुनिएगा, बंगाल के नवाब थे। तो सबसे पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका, सबसे पहले थी बंगाल की राजधानी ढाका थी। बंगाल की राजधानी क्या थी, बंगाल की राजधानी थी ढाका। ढाका से इसको कहाँ ले जाया गया, मुर्शिदाबाद। कहाँ ले जाया गया, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद लेके कौन आया था, तो ये आए थे मुर्शीद कुली खां। कौन आए थे, मुर्शीद कुली खां लेके आए थे, कहाँ, मुर्शिदाबाद। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, मुंगेर ले जाएगी। कौन लेके गया, तो साथियों मीर कासिम। कौन लेके गया, मीर कासिम। तो मीर कासिम कहाँ लेके गया था, मुंगेर ले गया था। कहाँ ले गया था, मुंगेर ले गया था। अब यहाँ पर पूर्णिया, ढाका और पटना तीन क्षेत्र थे। तो अलीवर्दी खां यानी जो सिराजुद्दौला का नाना था, यानी जो सिराजुद्दौला की तीन, एक तो सिराजुद्दौला की माँ थी, दो उनकी मौसियां थी। तो उनकी मौसियां हम कह सकते हैं जो अलीवर्दी खां थे उनकी जो तीन पुत्रियां थी, तीन पुत्रियों का विवाह अलग अलग राजकुमारों के साथ हुआ था, यानी अलग अलग क्षेत्रों के जमींदारों के साथ हुआ था। एक पटना के जमींदार थे, एक ढाका के जमींदार थे, एक पूर्णिया के शासक थे। ठीक है, जिनमें अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी के रूप में जो शासन था बंगाल का वो सिराजुद्दौला को ही मिला था। आगे देखिएगा
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। साथियों अगर हम कहें एंग्लो मैसूर है ना, एंग्लो मैसूर, तो एंग्लो को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं आंग्ल मैसूर, है ना। और जब मैसूर लग जाए, जब मैसूर लग जाए तो आप याद रखिए यहाँ से संबंध किसका होगा, या तो हैदर अली का रहा होगा या साथियों टीपू सुल्तान का रहा होगा, है ना, दो का रहा होगा। जिनमें हैदर अली ने एक संधि की थी मद्रास की संधि की, कौन सी संधि की थी, मद्रास की संधि की थी, मद्रास की संधि की थी। ये साथियों पहली संधि थी, आंग्ल मैसूर युद्ध में पहली संधि थी। और साथियों अगर हम बात करें तीन टीपू सुल्तान के समय में हुई थी, दूसरे युद्ध में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो दूसरी संधि थी मंगलौर की संधि, कौन सी थी, मंगलौर की संधि। तीसरी थी साथियों श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और साथियों चौथी थी सहायक संधि, कौन सी थी, सहायक संधि, ठीक है। तो सहायक संधि के जो दौरान यानी जब चौथा युद्ध हुआ था, इसी में साथियों टीपू सुल्तान मारा गया था। कौन मारा गया था, टीपू सुल्तान मारा गया था। कब मारा गया था, तो साथियों ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो साथियों 1792 में हुई थी। कब हुई थी, 1792 में हुई थी। तो वही लिखा है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगर बात करें तो ये किसके बीच में हुई थी, आंग्ल और मराठों के बीच में हुई, सॉरी आंग्ल और यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुई थी। जबकि जो सालवाई की संधि है वो साथियों अंग्रेज यानी इसमें कौन रिलेटेड थे, इसमें हमारे रिलेटेड थे मराठे। कौन थे, मराठे, ठीक है, बात समझ में आ गई। इलाहाबाद की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये साथियों बक्सर युद्ध का परिणाम था, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो थी वो बक्सर युद्ध का परिणाम थी। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था विफलता का, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा भाई, इतनी कम संख्या क्यों है। वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो साथियों। देखिए यहाँ पर लिखा है 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण। तो कल हमने बताया था कि जो 1857 का युद्ध था वो समय से पूर्व शुरू हो गया था। क्या हुआ था, समय से पूर्व शुरू हो गया था। दूसरा इसका कारण क्या था, ये पूरे भारत में नहीं फैल सका, ये पूरे भारत में नहीं फैल सका। तीसरी अगर हम बात करें तो साथियों इसमें हम कह सकते हैं नेतृत्वकता का अभाव था, नेता का अभाव था, यानी पूर्ण रूप से इसका नेतृत्व नहीं हो पाया था। इसमें पूर्ण रूप से भारतीयों ने सहयोग नहीं किया था, पूर्ण रूप से भारतीयों ने सहयोग नहीं किया था, कुछ लोग चमचे बने हुए थे, सहयोग नहीं किया था, ठीक है। अब देखते हैं, पहला लिखा है आयोजन। आयोजन मतलब जब हुआ था, यानी जो समय था। आयोजन मतलब जो समय रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा लिखा है आयोजन समय। आयोजन समय का होता है, क्या होता है, जब उस चीज का आयोजन करना होता है या जब वो चीज होनी होती है तब ना होके वही उसका क्या था, आयोजन। तथा नेतृत्व का अभाव, उसका आयोजन का भी अभाव था क्योंकि समय से पहले हो गया था। दूसरा उसमें नेता का अभाव था, पूर्ण रूप से कोई सही नेता नहीं था। दूसरा हम क्या कह सकते थे, असामयिक था, यानी समय से पूर्व था, वो तो याद हो गया। अंग्रेज को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, ये कोई बात नहीं हुई। अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, भाई कितनी भी अधिक होती भारतीयों से तो अधिक ना हो पाती, क्योंकि भारतीय यहाँ मूल रूप से रह रहे थे। अंग्रेज जीत गए, कारण क्या था, उनकी सेना प्रशिक्षित थी, उनके पास औजार बढ़िया थे, उनके पास युद्ध की नीति बढ़िया थी, उनके पास कुछ भारतीय गद्दार थे, इस वजह से जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है झांसी के राज्य, ठीक है, झांसी, झांसी की रानी का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, है ना, क्या था, लक्ष्मीबाई। उन्हीं का नाम साथियों क्या था, उन्हीं के बचपन का नाम मनु था और दूसरा उनका नाम क्या था, छबीली था, ठीक है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी और उनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, ये दत्तक पुत्र लेना चाहती थी। दत्तक मतलब गोद लेना चाहती थी। ये पुत्र गोद लेना चाहती थी, जिस पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने साथियों ऑब्जेक्शन लगा दिया। अंग्रेजों ने विरोध किया कि आप किसी भी दूसरा पुत्र गोद नहीं ले सकती हैं। आपकी मृत्यु के बाद ये जो आपका पूरा शासन होगा, ये अंग्रेजी सेना में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यही अंग्रेजों की रीति थी। तो इसी को कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो झांसी के राज्य को इस के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। किस नियम के तहत? राज्य अपहरण नीति। सहायक संधि किसके साथ की गई थी? मैसूर के साथ की गई थी। देखिए सहायक क्या होता है, मतलब सहायता करना। सहायक मतलब जैसे हम आपके सहायक हैं, तो सहायक मतलब सहायता करने वाला। तो सहायक संधि के तहत अंग्रेज क्या करते थे, दूसरे राज्य में एक सेना की टुकड़ी भेज देते थे। जो सेना होती थी वह उनके पूरे राज्य का निरीक्षण करती थी, वहां की गतिविधियों का जायजा लेती थी और पूरी की पूरी सूचना अंग्रेजों को उपलब्ध कराती थी। जो अंग्रेजों की टुकड़ी होती थी उसको खान पान वही राज्य कराता था, उसका जो सैलरी होती थी उसका भी प्रबंध वो राज्य कराता था। इसी को कहा जाता है सहायक संधि। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध। तो क्या था, राज्य अपहरण नीति था। क्या था? राज्य अपहरण नीति था। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के युद्ध में भाग नहीं लिया? 1857 के युद्ध में भाग नहीं लिया। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, युद्ध था, उसमें साथियों किसने भाग नहीं लिया था? टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ये इनकी मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर में। किसमें? चतुर्थ आंग्ल मैसूर में, जो कब हुआ था? 1799 में हुआ था। तो जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर में सहायक संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? सहायक संधि हो जाती है। और सहायक संधि किसके साथ होती है? अंग्रेजों के साथ होती है, अंग्रेजों के साथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो पहला लिखा है तात्या टोपे। आपने पढ़ा 1857 के युद्ध में तात्या टोपे ने भाग लिया था, इनका नाम पांडुरंग था। ठीक है, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई ने तो मोर्चा संभाला था झांसी से। नाना साहब ने कानपुर से क्या कहते हैं मोर्चा संभाला था। तो कौन नहीं था? टीपू सुल्तान नहीं था, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1799 में हुई थी। युद्ध कब हुआ था? युद्ध हमारा हुआ था 1857 में। ठीक है, लगभग 50-60 साल बाद हुआ था। तो ये कहाँ से आ जाएंगे? अभी ना कहना कि इनका दूसरा जन्म हो गया होगा। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व जनमानस को आंदोलित करने वाली भावनाओं को अधोवर्णित प्रभावी काव्य अभिव्यक्ति किसने प्रदान की है? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यानी जो बूढ़े आए थे ना, उनमें भी एक नई जवानी आ गई थी। दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में। 1857 का है ना, 1857। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसके विषय में कही गई है साथियों? झांसी की रानी के विषय में। किसके विषय में? झांसी की रानी के विषय में। ये पंक्तियां किसके विषय में कही गई? झांसी की रानी के विषय में कही गई। किसने कही है साथियों? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने कही है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जो साथियों किस एज से थी? छायावाद काल से थी। किस काल से थी? छायावाद काल के राष्ट्रवादी विचारधारा से थी, राष्ट्रवादी विचारधारा से थी। इसमें साथियों किस रस का प्रयोग किया गया है? तो वीर रस का प्रयोग कूट कर किया गया है। तो क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। माखन लाल चतुर्वेदी ने भी लिखा है पुष्प की अभिलाषा,
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। अगर पूछा जाए ये पंक्तियां किसकी हैं, तो आप बच्चा क्या कहोगे, ये प्रसिद्ध पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। देखिएगा, कोशिश करते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, देखिएगा कुछ ज्यादा ही उठ गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये साथियों आपका कुछ अफ्रीका है। क्या है, ये है आपका कुछ अफ्रीका, ये है आपका अफ्रीका। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि पूर्व में भी विस्तार होना चाहिए, पश्चिम में भी होना चाहिए, उत्तर में भी होना चाहिए, दक्षिण में भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये है हमारा, अरे हटो भाई, ये है हमारा पृथ्वी। मान लेते हैं ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाएगी वह इसे दो भागों में डिवाइड करेगी, उत्तर और दक्षिण। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर जो विस्तार होगा वह उत्तरी होगा, इसके नीचे जो विस्तार होगा वो दक्षिणी होगा। ठीक है, हाँ भाई ये समझ में आ गया मैम। तो इसका मतलब कि एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया भी होगा, क्योंकि एशिया तो सिर्फ उत्तर में है, दक्षिण में तो है नहीं, ये तो नहीं होगा। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप भी उत्तर में होगा, दक्षिण में तो होगा नहीं, ये दोनों निकल गए। अच्छा भैया, अब हम बात करें दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका भाई विषुवत रेखा है, वो बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। इसके ऊपर ऊपर भी विस्तार है, नीचे, यानी इन दोनों का विस्तार ऊपर और नीचे है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो बीचों बीच से, अगर हमें पूर्व और पश्चिम, यानी अगर हमें पूर्व पश्चिम देखना है तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, अगर 0 डिग्री देशांतर जहां से निकलता होगा तो उसी का विस्तार, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से आपका 0 डिग्री देशांतर भी गुजरता है और विषुवत रेखा गुजरता है। तो आप कहोगे कि मैम अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा है जहां गिनी के तट से हमारा 0 डिग्री देशांतर गुजर जाता है। और कहां से गुजरता है, और यूरोप से गुजरता है। लेकिन यूरोप से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, यूरोप से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, तो यूरोप तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। तो कभी आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका पूर्व में भी विस्तार है, जिसका पश्चिम में भी विस्तार है, जिसका उत्तर में भी विस्तार है और जिसका दक्षिण में भी विस्तार है, तो ऐसा महाद्वीप, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंटल हो जाएगा साथियों, ऐसा हो जाएगा आपका प्यारा सा अफ्रीका। इसकी सबसे बड़ी नदी, यानी अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है ना, नील नदी है। और इसकी सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया है। कौन सी है, विक्टोरिया है। इसके इस भाग में सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, जिसको कहा जाता है रिफ्ट वैली। क्या कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम साथियों एक डायग्राम अपना निकाल लेते हैं। हाँ, कहाँ चला गया भाई, आजा मिल जा। देखिएगा ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आपका है पालमर प्राया द्वीप। क्या है, पालमर प्राया द्वीप। ठीक है, तो ये वाला जो है साथियों, इसको क्या कहा जाता है, ये है अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका पर साथियों 300
शोध संस्थान है। क्या है? 3 शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। 3 शोध संस्थान स्थापित किए गए। कौन कौन सा? पहले था साथियों मैत्री, दूसरा था दक्षिण गंगोत्री, सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री था, और तीसरा था आपका भारती। क्या था? भारती था। जिसमें अगर हम बात करें तो दक्षिण गंगोत्री लगभग क्या है? एक शोध संस्थान है। क्या है? शोध संस्थान है। क्या था साथियों? एक शोध संस्थान था। ये क्या था? तो दक्षिण गंगोत्री अगर पूछा जाए क्या है? शोध संस्थान है। मैत्री क्या है? शोध संस्थान है। भारती क्या है? शोध संस्थान है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो आप क्या कहोगे? अंटार्कटिका। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका किसके सबसे पास में है? सबसे पास में है तो साथियों दक्षिण अमेरिका के सबसे पास में है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा दक्षिण अमेरिका के पास इसका कौन सा प्रायद्वीप है? पाल्मर प्रायद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? पाक जल संधि है ना, क्या लिखा है? पाक जल संधि। अरे भाई, पाक जल संधि, तो देखते हैं पाक जल संधि के विषय में। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, देखिएगा। ये साथियों ये जो है ना, ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर है आपका रामेश्वरम। क्या है? यहाँ पर है आपका रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम है। रामेश्वरम के पास ही एक स्थान है धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी। और धनुषकोडी से लेकर यहाँ पर जो स्थान है वो क्या है? वो है आपका मन्नार। क्या है? मन्नार है। तो रामेश्वरम से लेकर और मन्नार तक ये पॉइंट जैसे रखे होते हैं, इसी को कहा जाता है आदम का पुल। क्या कहा जाता है? आदम का पुल कहा जाता है। आदम का पुल कहा जाता है। यहाँ पर है साथियों पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसको किससे जोड़ती है? किसको अलग करेगी? तो साथियों एक ये क्या है? ये है हमारा भारत। क्या है? ये है आपका भारत। और ये क्या है? ये श्रीलंका है। तो भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो आप कहोगे पाक जल संधि। कौन अलग करता है? पाक जल संधि। किसको जोड़ता है? तो ये है साथियों बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है आपका? यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। तो जो जल होगा वो जल को जोड़ेगा, जोड़ने का कार्य करता है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। किन 2 देशों को अलग करता है? तो याद रखिएगा किसको अलग करता है? भारत एवं पाकिस्तान नहीं होगा, भारत एवं म्यांमार नहीं होगा, भारत एवं श्रीलंका या पाकिस्तान एवं ईरान। तो क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। अगर लिखा होगा किसको जोड़ता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बंगाल की खाड़ी को। किसको? बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है साथियों? मन्नार की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? सबसे पहला है विंध्याचल और अरावली। अरावली सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, हम कह सकते हैं सबसे पुराना है, हम कह सकते हैं ये क्या है? अब ये एक अवशिष्ट मात्र बचा है, या हम कह सकते हैं ये साथियों एक रेजिड्यूल पर्वत है। कैसा है? रेजिड्यूल पर्वत है। रेजिड्यूल मतलब अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत है साथियों वो भी प्राचीन है, इतना प्राचीन नहीं है, सबसे प्राचीन ये है। इससे प्राचीन हमारा क्या है? विंध्य है। फिर है अन्नामलाई। अनाईमलाई मतलब अन्नामलाई, इसको क्या कहेंगे? अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ है? तो हम कह सकते हैं नीलगिरी का दक्षिण। नीलगिरी का दक्षिण, नीलगिरी का जो दक्षिण है वो साथियों अन्नामलाई है।
और अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी के 2 पार्ट हो जाते हैं। जो दक्षिण की तरफ चली जाती है वो कहलाती है कार्डामम की पहाड़ी। क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी कार्डामम की पहाड़ी। और साथियों जो पूर्व की तरफ चली जाती है, पूर्वोत्तर की तरफ चली जाती है, वो कहलाती है पालनी की पहाड़ी। क्या कहलाती है? पालनी की पहाड़ी। तो यहाँ पर सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? शिवालिक। नवीन पर्वत कौन सा हो जाएगा साथियों? नवीन पर्वत हो जाएगा आपका शिवालिक। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। ये हिमालय का ही एक भाग है। किसका? हिमालय का ही एक भाग है। हिमालय पर्वत कैसा है? नवीन है। हिमालय पर्वत कैसा है? नवीन है। दूसरी बात याद रखना, कैसा है साथियों? वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? पहला है सर्ज, स्वेल, सेज, सुनामीज। तो समुद्र में आने वाली लहरें, समुद्र में आने वाली जो लहरें होती है साथियों, उनको हम किस नाम, ये क्या हो गया? जो समुद्र में आने वाली लहरें होती हैं उनको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इनको लिखा जाता है सुनामी, है ना। ये एक जापानी शब्द था। कैसा शब्द था? जापानी शब्द था, जिसका अर्थ है समुद्र के तट की ओर, समुद्र के तट पर चलने वाली लहरें, चलने वाली लहरें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भूकंप के उद्गम केंद्र, जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी छाया मतलब जो भूकंप से छाया में पड़े है ना, उसे छाया क्षेत्र कहते हैं, में कौन सी भूकंप तरंग पहुंच पाती है? देखिए जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से जैसे भूकंप का उदय हुआ तो ये इसका क्या हुआ? ये इसका हुआ भूकंप मूल। ठीक है, तो जो धरातल की ओर जाएंगी वो आपकी कौन सी होंगी? यल तरंग होगी, है ना। और ये जो पीछे वाला एरिया होगा वो इसका क्या होगा? छाया क्षेत्र होगा। क्या होगा? छाया क्षेत्र होगा। तो अगर साथियों बात करें, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैग्मा भरा है। क्या भरा है? मैग्मा भरा हुआ है। तो पी तरंग, जो यस तरंग आएगी वो तो यहीं तक रुक जाएगी, लेकिन जो पी तरंग आएगी वो यहाँ तक चलती चली आएगी। यानी साथियों छाया क्षेत्र में कौन सी तरंग चलती चली जाती हैं? पी तरंग चलती चली जाती हैं। जो पृष्ठीय तरंगे होती हैं वह विनाशकारी होती हैं। वो कैसी होती हैं? विनाशकारी होती हैं, सबसे ज्यादा तबाही लाती हैं, सबसे ज्यादा तबाही लाती हैं, हमेशा सरकस की ओर चला करती हैं। आगे देखिएगा, कहता है वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। फटाफट प्रश्नों के आंसर बताइएगा। फटाफट प्रश्नों के आंसर बताइएगा। यहाँ पर लिखा है वी आकृति की घाटी। अब देखिए आप कहीं पर भी बना लीजिए, ऐसा ऐसा नहीं तो ऐसा बना लीजिए। अब देखिए ये जो है, ये है आपके उठे भाग। कैसे हैं? उठे भाग हैं, ये उठा हुआ भाग है। और ये कैसा है? ये साथियों गहरा भाग है। कैसा है? गहरा भाग है। इस गहरे भाग में ही नदी प्रवाहित होती है। जितने नीचे जाओगे धीरे धीरे ऊंचाई उतनी ही गहराई धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ये एक एरिया है जिसमें नदी बहा करती है। तो बी आकार की घाटी, बी आकार का बी आकार कौन बनाती है? हिमानी द्वारा बनता है, परिहिमानी द्वारा बनता है, नदी द्वारा बनता है, या सागरी तरंगों द्वारा बनता है? तो साथियों आपका सी विकल्प जाएगा। किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा बनता है। किसके द्वारा? नदी के द्वारा बनता है। ठीक है, अरे भाई रवि द्वारा क्या बनेगा? आगे देखिए, लिखा है तकला मकान क्या है? तकला मरुस्थल। तो सबसे पहले जैसे ही नाम आया तकला मरुस्थल, तो याद रखिएगा तकला मरुस्थल कहाँ है साथियों? ये चीन में है। ये कैसा मैदान है? तो ये एक लोएस का मैदान है। कैसा मैदान है? लोएस का मैदान है।
इसको किसने बनाया है? तो इसको साथियों गोबी के मरुस्थल ने बनाया है। किसने बनाया है? गोबी के मरुस्थल ने बनाया है। इसी इसको क्या कहा जाता है? लोएस का मैदान कहा जाता है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? ये साथियों मंगोलिया में है। सपोज करो यहाँ एक बड़ा मरुस्थल है ना, तो अगर यहाँ से हवा चले, क्या चले? अगर यहाँ से तेज हवा चले और उसी के कारण कण उड़ उड़ के कहा यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, उसी प्रकार से इससे उड़ उड़ कर यहाँ पर एक मैदान तैयार हुआ है, एक मरुस्थल तैयार हुआ है जिसको कहा जाता है तकला मकान। ठीक है, तो तकला मकान कहाँ है साथियों? चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। याद रखिए, मंगो से गोबी, मंगो से गोबी, तकला मकान, तकला मकान। आगे देखिएगा क्या कहता है, लिखा है भारत की पहली डाक टिकट 1837 में रिलीज की गई। इस टिकट को कहां से रिलीज किया गया? साथियों याद रखिए, जो भारत की पहली टिकट थी, यानी भारत की पहली टिकट, भारत की पहली डाक टिकट है ना, डाक पे जो लगी होती है ना वो टिकट, तो भारत की पहली डाक टिकट कब रिलीज की गई थी? 1837 में। कब रिलीज की गई थी? 1837 में। कहां से रिलीज की गई थी साथियों? कराची से की गई थी। कहां से? कराची में। कराची आजकल कहां पड़ता है? तो साथियों ये आजकल पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के मुहाने पर है। सिंधु नदी के मुहाने पर बसा है। सिंधु नदी के मुहाने पर बसा है कराची। ठीक है, तो कहां से रिलीज हुई थी साथियों? 1837 में ये कराची से रिलीज की गई थी। आगे देखिएगा, कहता है भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर कह रहा है डाक विभाग, यानी डाक तो रिलीज हो गई, लेकिन विभाग कब बना? विभाग क्या करता है? कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, सबको अलग अलग काम देता है, सबको अलग अलग काम देता है। तो जब 1837 में पहली डाक टिकट रिलीज हुई, पहली डाक टिकट रिलीज हुई थी कहां से? कराची से। इसके बाद साथियों, इसके बाद याद रखिएगा 1854 में। कब? 1854 में, जब यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का शासन था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का शासन था ना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया साथियों? डाक विभाग की स्थापना की। डाक विभाग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या जाएगा? 1854। ये डाक विभाग क्या करता था? इसमें साथियों कर्मचारी रखे गए थे, डाक के लिए कर्मचारी रखे गए थे, उनके अलग अलग कार्य थे, अलग अलग कार्य थे, और उसके विषय में इनका पूर्ण रूप से उत्तरदायी था। डाक विभाग का डाक लाना ले जाना, यानी डाक पर नियंत्रण रखने का कार्य डाक विभाग का था। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जब ये डाक टिकट रिलीज हुए थे तब इनकी संख्या कितनी थी? तब 8 थी। तब कितनी थी? तब 8 थी। लेकिन अगर ई ऑप्शन और डालिए, वर्तमान में ये संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। वर्तमान में ये संख्या कितनी है साथियों? 9 है। अगर पूछा जाए वर्तमान में इनकी संख्या, तो क्या कहोगे? 9 है। ठीक है, क्या? 9, जिनमें साथियों 8 आपके प्रादेशिक क्षेत्र हैं। 8 क्या है? 8 साथियों इसके प्रादेशिक क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी प्रादेशिक क्षेत्र है। और जो पहले एक बचा है वो इसका कार्यात्मक क्षेत्र है। वो क्या है? कार्यात्मक क्षेत्र है। भैया आपने सभी ने, आपको अपना पिन कोड याद होगा, तो जो पिन कोड होता है वो कितने अंक का होता है? पिन कोड हमेशा 6 अंक का होगा। क्या होगा? 6 अंक का होगा। इसमें पहला अंक उसके क्षेत्र का होगा, उस क्षेत्र का होगा। दूसरा अंक साथियों उप क्षेत्र का होगा। क्या होगा? उप क्षेत्र का होगा। तीसरा अंक जिला का होगा, है ना। और जो शेष 3 अंक है, जैसे सपोज करो 20 97 27, है ना, 20 97 27। अरे भाई, ठीक है, 20 97 27, तो 2 2 4 2 6 होगा ना।
तो जो 3 अंक होते हैं, 3 अंक किसको सूचित करते हैं? तो एक उस क्षेत्र को सूचित करेगा, एक उस उप क्षेत्र को सूचित करेगा, एक जिला का नाम बताएगा, और जो 4 से लेकर 6 जो 3 बचे हैं वह साथियों उस डाक के विषय में बताएंगे, उस डाक क्षेत्र के विषय में बताएंगे, है ना। वो डाक के विषय में बताएंगे। डाक का सूचक होता है, किसका सूचक होता है? उस डाक का सूचक होता है, ठीक है। तो ये जो डाक जोन है, डाक जोन अलग है। पिन कोड क्षेत्र, पिन कोड क्षेत्रों को कितने में विभाजित किया गया था? 9। और पिन कोड में अंक कितने होंगे? 6 अंक होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहां स्थापित किया गया था? स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज, ये वाला ना टेलीफोन एक्सचेंज, स्वचालित अपने आप स्वचालित कहां स्थापित किया गया था? पहला है 1840 में दिल्ली में, 1913 को कोलकाता में, 1913 को शिमला में, 1918 को मुंबई में। 1918 को मुंबई में। फटाफट बताइए। हाँ साथियों जल्दी से बताइए, इसका पहले आंसर हम नहीं देंगे, पहले आपसे पूछ लें। जल्दी से बताओ भाई, पहला कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों याद रखिए भाई, 28 का बी 28 का बी गलत। भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1913 में स्थापित किया गया था। 1913 में स्थापित किया गया था, ये तो सही है, 1913 में ही स्थापित किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए क्षेत्र कौन सा था, तो साथियों क्षेत्र कौन सा था? शिमला था। कौन सा था? शिमला था। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आपका राइट विकल्प चला जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ की गई थी? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। एसटीडी सेवा कब आरंभ की गई थी? इस प्रश्न को हमने कई बार करवाया भी है। अगर कभी भी पूछा जाए एसटीडी सेवा कब आरंभ की गई थी, तो 1960 में आरंभ की गई थी। कब? 1960 में आरंभ की गई थी। किनके बीच आरंभ की गई थी साथियों? तो लखनऊ और कानपुर के बीच में। किसके बीच में? लखनऊ और कानपुर के बीच में स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? पहला चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम एसटीडी सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ की गई थी? दिल्ली तथा मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता, दिल्ली तथा कानपुर, कानपुर तथा लखनऊ। तो सही विकल्प क्या आ जाएगा भाई? डी विकल्प आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। और नहीं, हाँ कल संडे है, कल संडे है, सुन लीजिए। कल साथियों आपकी ठीक 2 बजे से क्लास होगी। किसकी? कल आपकी साइंस की क्लास होगी। किसकी? साइंस की क्लास होगी पदार्थ पर, ठीक है, पदार्थ पर, जो कि पूरा करवाएंगे। फिर इसके बाद जो क्लास होगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसा समय होगा वैसे ही करेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। अभी ठीक 10 मिनट बाद मैथ स्टार्ट होगी। हम मिलते हैं आपसे कल फिर से आपके अपने इस परिवार के साथ। तब तक के लिए अलविदा।